हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है एंड टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाई इज इट डन एंड हाउ इट इज डन। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले कैसे करते हैं की बात अगर मैं करूं तो जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको पता चलता जाएगा कि जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, बहुत सारी चीजें आएंगी चैप्टर्स, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। रही बात अकाउंटिंग क्या है तो वो भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग क्या है। लेकिन इन सब को जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से हम 11th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियोस मैं रेगुलर डाल रहा हूँ। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं जा पा रहे, हो सकता है आपकी क्लासेस दूसरे सिटीज़ में हो, अगर आसपास होंगी तो आई थिंक आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होंगे, बट अगर दूर है तो मे बी आपका क्लास मिस हो रहा होगा। तो उस सिचुएशन में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मुझे लगता है, मैं ये मानता हूँ कि आपको फिर किसी क्लास की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर क्वेश्चन करते हैं और ये वीडियो लगातार देखते हैं तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें तथा पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जो वीडियो मैं डालूंगा तो उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है। देखिए, पुराने समय में अगर हम जाएंगे तो हम आपको पता चलेगा कि पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि सामान देके सामान लेना। तो उसमें इस तरह की कोई बात होती नहीं थी कि हमने एक सामान दिया दूसरा सामान लिया, तो कुछ भी हमको ऐसे रिमेंबर करने की जरूरत थी नहीं। एक ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरा ट्रांजेक्शन उसी वक्त हो गया, कोई लेनदारी नहीं, कोई देनदारी नहीं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस का रूप बदलता गया, बिजनेस का जो फॉर्म है वो बदलता गया, वैसे वैसे ट्रांजेक्शन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती गई। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन, अब अगर अभी आप किसी भी दुकान में जाएंगे, किसी भी छोटे से बड़े शॉप किसी में भी जाइए, तो सब दुकानदार किसी न किसी तरह की बही, खाता बही ये सब रखते हैं। ठीक है, चाहे वो अपने तरीके से पूरा सिस्टमैटिक नहीं हो, जिस तरह से आप पढ़ेंगे उस तरह से ना हो, बट रखता सब है। ठीक है, ताकि उनको भी याद रहे। जैसे आपने कोई सामान किसी से उधार खरीदा तो उनको ये याद नहीं रहेगा कि अगर बहुत सारे लोग उधार खरीदेंगे तो उन सब के बारे में याद रखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, उसी तरह कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों की भी याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दिमाग जो है सीमित सीमा तक काम करता है। तो उसके बाद याद रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ नोट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप कभी भी किसी भी दुकान पे जाइएगा तो जनरली अगर आप उधार सामान खरीदते हैं तो हो सकता है वो आपका नाम लिखे रहे और उसमें वो चढ़ा दे। तो अलग तरीके से करे, लेकिन करेगा जरूर, लिखेगा जरूर। ठीक है, तो वही बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए कि कब हमने किससे ट्रांजैक्शन किया, किसके यहाँ में हमारा कितना पैसा बकाया है और किस मतलब मेरे यहाँ किस किस का पैसा बकाया है, ये सब याद रखने के लिए अकाउंटिंग एक तरह से शुरू की गई। ठीक है, अकाउंटिंग जब शुरू हुई तो शुरू में तो सब जितने भी बिजनेसमैन थे सब अपने अपने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग रखते होंगे। ठीक है, कोई याद करने का कोई तरीका यूज करता होगा, कोई याद करने का कोई तरीका यूज करता होगा। लेकिन धीरे धीरे इस बात की जरूरत महसूस होने लगी कि सबका तरीका अगर एक हो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे एक कंट्री है और दूसरे कंट्री, तो एक कंट्री में मान लीजिए पहले तो प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंटिंग का तरीका अलग होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ सिमिलैरिटी, एक कंट्री की अगर बात करें तो उसमें लगभग चीजें सेम हो जाती होंगी। ठीक है, आसपास में मेल जोल से या पता चला कि अच्छा तुम ऐसे काउंटिंग करते हो, तुम ऐसे काउंटिंग करते हो, तो एक तरह से होता है अडॉप्ट करने का आइडिया होता है हमारा कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी दिखती है तो वो तरीका आप यूज़ करना शुरू करते हैं। तो आसपास का जो माहौल है, जो अकाउंटिंग का तरीका है वो एक हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक कंट्री का तरीका और दूसरे कंट्री का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अकाउंटिंग के
रूप में जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूज़ करते हैं, जो तरीका यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया का कुछ और होगा, अमेरिका का कुछ होगा, लेकिन जो बेसिक अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं सबकी एक है लगभग। जर्नल, लेजर, ये सब लगभग सबकी एक है। लेकिन हाँ, जो उनके आगे के रूल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के रूल्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो उसको भी एक करने का प्रयास चल रहा है। जो इंटरनेशनल IFRS ये सब कुछ फ्रेमवर्क बन रहे हैं, जिससे सभी कंपनी का, सभी देश का अकाउंटिंग का तरीका एक हो जाए। तो वो तो चलिए बहुत बड़े लेवल की बात है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमें जो बात करनी है वो है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो अकाउंटिंग की जरूरत मेन जो एस्पेक्ट है वो है याद करने की वजह से हमको पड़ी, कि हमको इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हम याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात हमने ट्रांजेक्शन याद करने के लिए अकाउंटिंग शुरू की, तो अकाउंटिंग कहते किसे हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग कहने का मतलब है। तो अकाउंटिंग के बारे में डिफिनीशन आप देख सकते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयरऑफ। तो ये तो है इंग्लिश में डिफिनीशन। हिंदी में अगर बात करें तो लेखांकन ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल, वित्तीय प्रवृत्ति के हैं, उनको लिखने, उनको वर्गीकृत करने तथा सारांशित करने की कला है। सारांशित किस तरह से, तो मतलब ये जो लिखने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की कला है एक सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक पूरा जो तरीका होता है, एक अच्छे तरीके से कहने का मतलब है। ठीक है, तो करने का तरीका है तथा उनके रिजल्ट्स को विश्लेषण करने का तरीका है। ठीक है, कला है अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाता है हमारा। तो डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं, वो स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें कुछ वर्ड्स थे जो कि अलग अलग हो सकता है आपको समझ में ना आए हो। जैसे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहले तो टर्म आ गया रिकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा क्लासिफाइंग, फिर तीसरा समराइजिंग, फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो, फिर उसके बाद लास्ट में है इंटरप्रेटिंग। तो ये सब जो वर्ड्स हैं वो डेफिनेशन में है। तो डेफिनेशन से ये अगर वर्ड हम उठाएं तो एक एक करके अगर हम समझें तो ये अकाउंटिंग का जो साइकिल है उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बिजनेस में बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन किया जाएगा। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन किया जाएगा, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसों में काउंट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर का हो। अब बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे एम्प्लॉय को भर्ती किया हमने, एम्प्लॉय को निकाल दिया हमने, किसी का प्रमोशन हुआ, तो ये सब एक्चुअली फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। तो केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हों और जिनका मेजरमेंट हो सके। तो सबसे पहला जो काम होता है, ट्रांजैक्शन होगा, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजैक्शन का नेचर या कैरेक्टर क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, फाइनेंशियल नेचर का है, तब हम उसको रिकॉर्ड करने का सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। दूसरा मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या बात है कि तो हम जितने भी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हमको मिले हैं, ये भी देखना होगा कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम अनुमान भी ना लगा सके ट्रांजैक्शंस का। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे तो बोला कि 1000 का सामान बेचा, ठीक है, लेकिन मुझे यही नहीं पता है कि मैंने कितने का सामान बेचा या कितना पैसा मुझे आएगा। हो सकता है 500 हो सकता है 700 हो सकता है 1000 हो। तो ये अनुमान जब नहीं है, इस तरह का जब बात होगी कि हमको खुद ही नहीं पता है कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को जनरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिनका अनुमान भी न लगाया जा सके। ठीक है, तो मेजरमेंट हम करते हैं, पहला आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, फिर उनकी वैल्यू निकाल ली, मेजरमेंट कर लिया। तीसरा जो आता है वो आता है रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जब हमको मेजरमेंट हो गया, जब दोनों एक तरह से पैरामीटर पे खड़ा उतर गया ट्रांजैक्शन, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्डिंग जो अभी मैंने बताया, तो रिकॉर्डिंग का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जब एक आप अच्छे बिजनेस में जाएंगे तो अब सब जगह पे जर्नल का एक तरीका यूज किया जाना है। पहले तो रिकॉर्ड करने के लिए है कि हाँ हम लिख लेते हैं सीधे कि इसको इतना माल बेचा, इसको इतना माल बेचा।
अब बिलिंग का सिस्टम आ गया। पहले हम लिख लेते थे, अब बिलिंग का सिस्टम आ गया। बड़े बिजनेस में अगर आप किसी को सामान बेचते हैं तो वो आपको एक बिल देता है, रसीद देता है, ठीक है। तो हर तरह के बिजनेस में ये होता है। छोटे मोटे बिजनेस में अगर आप बात करें तो वो भी किसी ना किसी तरह से रिकॉर्ड करता है। हाँ, बिल नहीं देगा बट रिकॉर्डिंग वो भी करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग का जो तरीका है, सिग्निफिकेंट मैनर में जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो सब रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको हम जर्नल में लिखेंगे। तो रिकॉर्डिंग जनरली एक ऑर्डर में होता है, डेट वाइज कह लीजिए उसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद बात आती है रिकॉर्डिंग हम करेंगे। तो रिकॉर्डिंग किस में करेंगे, तो मॉनेटरी टर्म में करेंगे, यानी कि पैसों के रूप में करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बिना रिकॉर्डिंग की ही नहीं जा सकती है। उसके बाद बात आती है क्लासीफाइंग की। क्लासीफाइंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो रिकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया कि याद रखने के लिए रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ी। क्लासिफिकेशन, देखिए अकाउंटिंग जो है अगर आप देखेंगे तो ये एक बार में पूरा डेवलप नहीं हो गया, पूरा सिस्टम एक बार में डेवलप नहीं हो गया। पहले रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उसका जरूरत पड़ा हमको कि थोड़ा और आगे स्टेप पे चलते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, तो एक और स्टेप डेवलप हुआ। फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे चलना है तो एक और स्टेप डेवलप हुआ। तो ऐसे करके स्टेप्स डेवलप होते गए और हम अलग अलग तरीका यूज करके आज जो हम अकाउंटिंग का जो तरीका देखते हैं वो एक तरह से एक प्रोसेस में डेवलप हुआ है। तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग डेवलप हुआ, ये कह सकते हैं आप। दूसरा फिर क्लासिफिकेशन की बात है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी हमको, तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि हमने एक तरह के ट्रांजैक्शन कितने किए हैं, हमने एक व्यक्ति से कितने ट्रांजैक्शन किए हैं। और उन सब का जब रिकॉर्डिंग पुराने समय में होती थी तो बुक्स में होते थे, जो बही होते थे, इतने मोटे मोटे बही होते थे, उनमें होते थे। अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है तो पूरा मामला अलग हो गया है। तो अब आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, आगे के स्टेप ज़्यादातर जो सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है वो खुद ही कर देता है। तो ये जो तरीका है ये पहले चलता था कि हम एक पहले बुक बनाया, उसके बाद फिर दूसरा बुक बनाया, उससे फिर उस दूसरे बुक से फिर तीसरा बुक बनाया, ऐसे करके आगे हम चलते जाते थे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के बाद हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखते हैं, जिसको हम अकाउंट्स भी बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग होती है वो जनरली जर्नल में होती है और जो उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है वो लेजर में होता है। तो लेजर में होता है, तो लेजर में हम करते क्या है, तो लेजर में सबसे पहले हम करते हैं क्या कि एक तरह के ट्रांजैक्शन, जैसे परचेज है तो साल में हो सकता है बहुत सारे परचेज हों, और मैंने बताया कि आपको बही में रिकॉर्ड किया जाता है, तो हो सकता है एक चौथे पेज पे है परचेज, एक छठे पेज पे है, एक आठवें पेज पे है, ऐसे करके अलग अलग जगह पे परचेज होगा। तो अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल परचेज कितना होगा पूरे साल भर में, क्योंकि अकाउंटिंग पूरे साल भर के लिए होती है, तो अगर हमको पता करना होगा कि पूरे साल भर में कितना परचेज हुआ, तो वहां पे क्लासिफिकेशन काम आएगा। उसी तरह जैसे मान लीजिए कोई एक हमारा देनदार है जिसको हम सेल करते हैं, राम है, ठीक है। तो राम के साथ बहुत सारा ट्रांजैक्शन है हमारा, कभी हम खरीदते हैं सामान, कभी वो पैसा देता है, कभी हम बेचते हैं सामान और कभी वो पैसा देता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, बहुत बार मैंने उसको सामान बेचा और बहुत बार उससे पेमेंट आया है। तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि हाँ राम के साथ मैंने कितने का ट्रांजैक्शन किया और उस पर कितना पैसा बकाया है मेरा। तो ये सब करने के लिए राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह पे मैं लिखूंगा। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत इस तरह पड़ी, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब जितने भी अकाउंट है सबका बैलेंस निकल जाएगा कि हाँ मैंने कितना का ट्रांजैक्शन किया है, राम के साथ कितना पैसा बचा हुआ है, मोहन के पास मेरा कितना पैसा बचा हुआ है। तो ये सब जब पता चल जाता है तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट बना लेते हैं तो अकाउंटिंग हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम करता है, ठीक है। वैसे तो एक सिस्टम सिंगल एंट्री का भी है, वो आगे हम बताएंगे आपको, बट अकाउंटिंग अभी जो चल रहा है वो हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम करता है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का दो पक्ष होता है, ठीक। एक अगर कुछ आया है तो कुछ गया होगा या जाएगा, ठीक है, तो ये एस्पेक्ट पे काम होता है, ठीक है। उसी तरह अगर कुछ गया है तो कुछ आएगा या आया होगा, ठीक है, ये काम होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम होता है तो हमको जो अकाउंटिंग का दोनों तरफ जो है जनरली, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन का दो पक्ष है, यानी कि 2000 आया है तो 2000 गया है, कहने का मतलब किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, यानी कि जितने का पैसा आया होगा उतना ही पैसा गया होगा। तो दो पक्ष हैं,
तो दो पक्ष दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये सिस्टम लेजर के बाद जो यानी कि क्लासिफिकेशन के बाद एक वर्ड आया है समराइजिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कह लीजिए उसको अकाउंटिंग साइकिल में समराइजिंग। तो समराइजिंग में हम क्या करते हैं, तो हम जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी एक तरह के ट्रांजेक्शन है, उन सब का हमने पहले तो समराइज वर्गीकृत कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, और फिर सब का बैलेंस निकाल के एक लिस्ट बना लेते हैं। तो ये आता है समराइजिंग में। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स, ये जो बनते हैं ये इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद समराइजिंग के बाद मैंने आपको बताया कि समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब उनमें कोई ना कोई फाइनेंशियल वित्तीय गुण होने चाहिए, तभी उनको रिकॉर्डिंग करेंगे। ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि आइडेंटिफाई जब भी हम करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को, तो हम यही देखते हैं कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं हम रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। जैसे जनरली देखिए, जब भी हम पूरे साल किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे अब स्टूडेंट को ले लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट मेहनत करता है पूरे साल भर, तो वो लास्ट में ये चेक करता है ना कि हाँ रिजल्ट एग्जाम देके चेक करता है कि पास हुए फेल हुए, पता चलता है, ये चीज है। तो उसी तरह जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको भी देखना होता है हमको कि उसका रिजल्ट क्या आया और रिजल्ट क्यों आया ऐसा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन हम देखेंगे कि हाँ प्रॉफिट बढ़ सकता था, घट सकता था, या ये पर्याप्त है। फिर अगर लॉस हो गया तो हम इसका कारण पता लगाते हैं कि क्यों ऐसा लॉस हो गया हमको बिजनेस में। तो ये सब इंटरप्रिटेशन में आता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। ठीक, जब हमको ये सब चीजें पता चल जाती हैं तो मैनेजमेंट को हमको बताना होता है कि एक्चुअल में बिजनेस में लॉस हुआ और इसका ये एक कारण था। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल बन जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल है। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद है मेजरमेंट, फिर है रिकॉर्डिंग, फिर है क्लासिफाइंग, फिर है समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग, और फिर आता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आया उसके क्या क्या कारण थे, उसमें क्या चीजें थी जो मैनेजमेंट को हम बता सकते हैं। मैनेजमेंट को क्या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं आप उसको, या यूजर्स ऑफ अकाउंट कह सकते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, तो उनको बताना होता है। अब कौन कौन से हो सकते हैं यूजर्स, तो यूजर्स की बात भी मैं कर लूँ, लेकिन जो मेन यूजर्स होते हैं इंटरनल में बांटे जाते हैं और एक्सटर्नल में होते हैं। इंटरनल यूजर्स जो प्रीमाइस के अंदर है, जो बिजनेस के अंदर है, यानी कि एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ऑनर, बिजनेस का मालिक, ये सब चीजें, तो ये लोग भी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जानना चाहते हैं। और बाहरी लोग जो होते हैं कुछ, वो भी बिजनेस के रिजल्ट्स को जानना चाहते हैं। तो उसमें जैसे शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, हमने जिससे लोन लिया है वो हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, तो इस तरह के यूजर्स होते हैं। तो इनको हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये तो है आपके बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया और मैंने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बता दी। अब कुछ बातें आती हैं, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यूज होते हैं जो कि अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू करने से पहले जरूरी है आपके लिए जानना। जैसे, तो मैं आइटम बोलता जाऊंगा और उसके डिफिनीशन भी स्क्रीन पे डालता जाऊंगा, आप देख सकते हैं। आप उसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अगर नोट नहीं भी करना चाहें तो बस समझ लीजिए, वो उतने के लिए ही है काफी। ठीक है, तो कुछ आइटम्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कैपिटल से। कैपिटल किसको कहते हैं? तो बिजनेस में जब भी कोई ऑनर पैसा लगाता है लोन के अलावा, कभी कभी ये भी होता है कि बिजनेस में हम पैसा भी लगा रहे हैं और अपने ही बिजनेस को लोन भी दे रहे हैं। ऐसा प्रोप्राइटर बिजनेस में कम होता है, जो पार्टनरशिप होता है उसमें होता है। ठीक है, अब बिजनेस के भी 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस के 3 फॉर्म्स, जनरली 3 फॉर्म्स जो काउंट होते हैं वो मेन है। एक है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप और तीसरा है कंपनी। ठीक है, ये तीनों हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप में मेरा ही बिजनेस है तो हम कैपिटल भी कह सकते हैं उसको, अगर लोन लिखना चाहते हैं तो लोन भी लिख सकते हैं। पार्टनरशिप में ये लोन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, कि हमने बिजनेस में अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो था वो तो लगा लिया और लोन भी दे रखा है। तो लोन क्यों आता है इसमें जब बात आती है, तो एक्चुअली क्या होता है कि सब पार्टनर मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि किसको कितना कैपिटल लगाना है। तो कैपिटल हमने लगा दिया और फिर जब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने उसको एक तरह से लोन के तौर पे दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर पैसा हम लगाएंगे, खुद कैपिटल मान के लगाएंगे, तो बाकी दूसरों की तुलना में मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा।
तो इसीलिए वहाँ पे लोन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन जब प्रोप्राइटरशिप होता है यानी कि अकेले हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी बिजनेस में हम पैसा लगाते रहेंगे। तो उसमें जब भी पैसा लगेगा तो उसको हम कैपिटल ही बोलते हैं जनरली प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। तो एक बिजनेस का ओनर जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक। अब कैपिटल है तो ड्राइंग एक वर्ड आता है। अब ड्राइंग क्या है? तो ड्राइंग के लिए होता है कि बिजनेस का जो मालिक है जब बिजनेस से अपने घरेलू यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के ले जाता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है एसेट्स की। एसेट्स किसको कहते हैं? तो एसेट्स के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एसेट्स बिजनेस में ऐसी चीजें जिनको हम बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, और जिनसे हमको प्रोबेबल इकोनॉमिक इनफ्लो होना है, यानी कि जिससे हमको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होना है, ठीक है, कुछ लाभ होना है, या तो अभी या फ्यूचर में, ठीक है, बिजनेस में यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में उससे हमको कुछ बेनिफिट होगा और वो हमारे कंट्रोल में भी होना चाहिए, तभी मेरा एसेट्स है। हमारे कंट्रोल में, हमारे ओनरशिप में होना चाहिए, तभी हमारा एसेट्स है। लेकिन इसमें एक बीच में कंफ्लिक्ट आ जाता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को भी हम एसेट्स में दिखा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ओनरशिप हमारा नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, किसी और की प्रॉपर्टी हमने एक तरह से रेंट पे ले रखा है काफी लंबे समय के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे प्रॉपर्टी को भी हमको एसेट्स में दिखाना होता है तो हम एसेट्स में दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप की बात नहीं आएगी, यहाँ पे सीधे कंट्रोल की बात आएगी, ओके। तो सबसे पहला एसेट्स होने के लिए कंट्रोल में होना चाहिए, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कह लीजिए। दूसरा हम बिजनेस में उसका यूज कर रहे हैं और तीसरा उससे हमको फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इन चीजों को एसेट्स कहते हैं, ठीक है। अब एसेट्स में दो कैटेगरी आ जाती है, एक नॉन करेंट एसेट्स की आ जाती है, एक करेंट एसेट्स की आ जाती है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स जिनका यूज हम लंबे समय के लिए करते हैं, यानी जनरली 12 महीने से ऊपर के लिए करते हैं या उसी के लिए रखा हुआ है हमने उसको, ठीक है, और सेल के पर्पज से हम उसको नहीं खरीदते हैं, तो ऐसे एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स कहा जाता है। करेंट एसेट्स किसको कहा जाएगा? तो ऐसे एसेट्स जिनको हम सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए रखते हैं। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं वो भी समझ लीजिए, नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं वो भी समझ लीजिए। तो करेंट एसेट्स मैंने आपको बताया कि सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, सेल एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसमें 12 महीने से कम वाले 12 महीने से कम यूज करने वाले जो एसेट्स हैं उनको रखते हैं। जैसे कैश, तो कैश तो खुद ही बहुत लिक्विड होता है, तो इसीलिए उसको तो हमेशा करंट एसेट्स में ही रखते हैं। कैश, इन्वेंट्री हो गया, सेल के लिए रखा हुआ है हमने। डेटर्स हो गया, सेल की वजह से ही क्रिएट होता है डेटर्स, यानी कि जिसने वो पैसा लेना है, ठीक है। तो ये सब इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक भी मुझे आगे बताना ही था तो मैं स्टॉक अभी भी बता देता हूँ कि जब भी हम कोई किसी चीज का बिजनेस करते हैं और वो सामान हमारे पास बचा हुआ होता है तो उसको स्टॉक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है किराने का, ठीक है, तो हो सकता है साल जैसे ही खत्म हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा सामान साल के अंत में एकदम अंतिम दिन पे पूरा सामान एकदम निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज का बिजनेस करेंगे तो उसका कोई ना कोई माल, कुछ ना कुछ आइटम बचा ही रह जाएगा, ठीक है। साल के अंत में या किसी भी दिन लेंगे, काउंट करेंगे तो कपड़े की दुकान में जाइए, उसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ बचा ही होता है। किराना दुकान में जाइए, कुछ ना कुछ बचा ही होगा। यहाँ तक कि जो सर्विस सेक्टर में जो मोबाइल कम्युनिकेशन के जो रिचार्ज के दुकान होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बचे ही रह जाते हैं, जैसे सिम कार्ड है, जैसे कूपन है, वो भी स्टॉक में ही काउंट होंगे। तो जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं उसी का बचा हुआ आइटम स्टॉक कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का और हमारे पास फर्नीचर यानी कि टेबल पड़ा हुआ है, बेंच पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक हो जाएगा, नहीं, वो हमारे लिए एसेट्स कहलाएगा। जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होंगे जिनका हम सेल परचेज करते हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बचा रह जाएगा तो उसको स्टॉक बोलेंगे हम, ठीक है। तो स्टॉक ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। स्टॉक में भी 2-3 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो स्टॉक में कौन से कैटेगरी होते हैं? स्टॉक में पहले तो ओपनिंग का मतलब हो गया कि साल के शुरू में जो बचा हुआ है स्टॉक, उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और जो साल के अंत में स्टॉक बचा हुआ है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है कि उसकी अलग अलग कैटेगरीज क्या है। तो स्टॉक 3 तरह के होते हैं जो यूज होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स।
इन तीनों को मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए फर्नीचर के बिजनेस करते हैं, फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, तो फर्नीचर के बिजनेस में जो लकड़ी है वो रॉ मटेरियल है, ठीक, लकड़ी है, कील है, ये सब आपके लिए रॉ मटेरियल है। अब मान लीजिए एक ऐसा बेंच तैयार कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बेंच है जिसमें आपने उसका ऊपर का जो क्या कहते हैं, जो ऊपर का फ्लोर कह लीजिए, उसको तैयार कर लिया है, ऊपर का पोर्शन तैयार कर लिया है, और उसका एक जो पाँव है वो लगा दिया है, बाकी के 3 पाँव बचे हुए, किसी में 2 पाँव लगे हुए हैं। तो ऐसे फर्नीचर को हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, मतलब काम अभी उस पर चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है काम, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे घर बन रहा है, तो हमने अभी दीवार खड़ा कर दिया, छत नहीं बना है, तो वो भी वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा, ठीक है, अगर हमारा बिजनेस घर बनाने का ही है तो इस तरह से। उसके बाद अगर बेंच बन के तैयार हो जाता है, घर बन के तैयार हो जाता है, तो ये कहलाएंगे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप एसेट्स को कैटेगराइज करते हैं, इन्वेंट्री को कैटेगराइज करते हैं। तो एसेट्स में नॉन करेंट और करंट आते हैं, ठीक है। करेंट में मैंने आपको सब आइटम्स बता दिए, डेटर्स जिनको मैंने सेल किया है उधार और उनसे मुझे पैसा लेना है, इन्वेंट्री बता ही दिया, इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश से रिलेटेड आइटम, बैंक में जैसे पैसा है, ये सब चीजें, तो ये सब के सब हो गए करेंट एसेट्स। अब आते हैं नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। तो नॉन करेंट में ऐसे एसेट्स जिनको हमको 12 महीने, तो बिल्डिंग जनरली अगर हमारा बिल्डिंग का खुद का व्यवसाय नहीं है तो बिल्डिंग नॉन करेंट ही होता है, ठीक। फर्नीचर, अगर हमारा व्यवसाय फर्नीचर का नहीं है तो फर्नीचर हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक। मशीनरी, अगर हमारा बिजनेस मशीन का नहीं है तो मशीन हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स है। तो ये मैं हर बार ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ कि अगर मेरा उस चीज का बिजनेस नहीं है तब उसको बोलेंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरा बिजनेस ही मशीनरी का है तो मशीनरी मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, करेंट एसेट्स में आ जाएगा वो। क्यों, क्योंकि मशीनरी मैंने सेल के लिए रखा हुआ है, तो सेल के लिए रखा जाने वाला जितना भी आइटम होता है वो हमारा करेंट एसेट्स कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आती हैं इसमें नॉन करेंट एसेट्स में, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स में कुछ ऐसे भी स्टॉक गुड्स आते हैं, कुछ ऐसे भी एसेट्स आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको इनटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे गुडविल, किसी भी बिजनेस का जो नाम होता है वो, ठीक है। पेटेंट, यानी कि जैसे कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हम बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर हमने बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत रिसर्च किया है, तो उसमें बनने में टाइम लगा, और बनते ही अगर उसका यूज कोई दूसरा करने लगा तो हमको बनाने का फायदा क्या हुआ। तो सरकार ऐसे कंपनीज को कुछ दिन तक उस प्रोडक्ट को सिर्फ उनको बेचने का अधिकार देती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे जो अधिकार हैं, इनको पेटेंट्स बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट सब बेचने लगेगा, तो वो प्रोडक्ट अधिकार इसका हो गया तो सिर्फ यही बेचेगा, ओके। तो ये हो जाता है आपका पेटेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से नॉन करेंट एसेट्स हो गया और करेंट एसेट्स हो गया। अब बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज क्या होता है, तो अगर किसी भी व्यक्ति को हमको कोई भी पैसा चुकाना है तो वो लायबिलिटीज कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी पैसा चुकाना है तो वो लायबिलिटीज कहलाएगा। जैसे अगर हमने लोन लिया बैंक से तो बैंक को वो पैसा चुकाना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज हो गया। हमने किसी से उधार सामान खरीदा तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो लायबिलिटीज में अगर जैसे कि मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया, लायबिलिटीज में भी यही बात आएगी कि हमारे नाम पे है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और का लायबिलिटीज हम अपने नाम पे चढ़ा दें। तो लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी, तो लोन है, क्रेडिटर्स है, यानी कि मैंने किसी से उधार सामान खरीदा तो कभी ना कभी तो पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज है। मैंने बैंक से लोन लिया, वो मेरे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि कभी ना कभी वो पैसा चुकाना पड़ेगा। तो किसी को भी हमको कोई भी पैसा चुकाना है वो मेरे लिए लायबिलिटीज है। अब बात आती है जैसे कोई किसी से मैंने कोई काम करवा लिया, जैसे मजदूर है, मजदूर से मैंने काम करवा लिया और उसको आज पैसा नहीं दिया, तो कभी ना कभी तो वो पैसा मुझे उसे देना ही पड़ेगा, तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज है। रेंट है, रेंट भी अगर महीना लग गया और मैंने नहीं चुकाया तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज है। सैलरी है, देना है लेकिन मैंने अभी नहीं दिया है, तो वो भी मेरे लिए लायबिलिटीज है। तो ऐसी चीजें लायबिलिटीज कहलाती है। तो लायबिलिटीज को भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक हो जाता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरा हो जाता है करंट लायबिलिटीज।
नॉन करेंट लायबिलिटीज में ऐसे लायबिलिटीज को रखते हैं जिसका हम दिमाग में रख के चल रहे हैं कि हमको 12 महीने के बाद चुकाना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है उसको, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। इसमें लोन आते हैं, मॉर्टगेज लोन आते हैं, टर्म लोन्स होते हैं, तो इस तरह की लोन जो चीज़ें होती हैं या पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। अब करेंट लायबिलिटीज की बात आती है। करेंट लायबिलिटीज जिसको मुझे 12 महीने के अंदर में चुका देना है, तो ऐसे लायबिलिटीज को करेंट लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने उधार सामान खरीदा, तो जनरली हम उधार सामान खरीदते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम ये सोच के चलते हैं कि हम इसको 12 महीने के बाद चुकाएंगे, नहीं, जनरली 1-2 महीने के अंदर में चुकाने की बात होती है, तो हम फिक्स रखते हैं कि हाँ हम चुका देंगे। उसके बाद बात आती है कि हमने जैसे मैंने सैलरी चुकाने की बात बोली, तो सैलरी ऐसा नहीं है कि हम एम्प्लॉय से काम करवा लिया उसको 12 महीने के बाद सैलरी देंगे, ये करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी होती है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी हर साल की होती है, तो अगर इस बार ड्यू हुआ है तो हमको 1 साल के अंदर में चुका देना है, नहीं तो बहुत सारी पेनल्टी फाइन होती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सब करंट लायबिलिटी के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैंने आपको कैपिटल बता दिया, एसेट्स बता दिए, लायबिलिटी बता दिए, ठीक है। कुछ और आइटम्स हैं जो मैं आपको आगे जो वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे रेगुलर वीडियो अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तब, ठीक है।